हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोगों ने पिछले क्लास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। हमने ये जाना कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, शामिल होता है, तो उस टाइम पर फर्म के पास जितना भी रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरीके से फर्म के पास अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एकत्रित की हुई हानि है, तो उसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पर। जब भी कभी किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, मतलब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट रेशियो बदल जाता है, तो उस टाइम पर एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है। मतलब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर हम बात करें एडमिशन की, तो जब एक नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है तो वो ये कैलकुलेट करना चाहता है कि ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में जिन एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखलाया गया है, क्या उनका वास्तव में वही वैल्यू है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनरशिप फर्म जो है, पुरानी फर्म जो है, उसने नए पार्टनर के एडमिशन के डेट से 5 साल पहले, बिफोर 5 years, एक डिलीवरी वैन खरीदी है कि कस्टमर्स को सामान डिलीवर करना है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसका आज का वैल्यू तो बदल गया होगा। मतलब आज 5-7 साल हो गया है तो वैल्यू तो घट गया होगा ना। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में कोई जमीन खरीदी गई है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब नया पार्टनर फर्म में शामिल हो रहा है, तो वो जो लैंड आज से 10 साल पहले खरीदा गया था, जिसको कि बुक्स में एसेट्स के तौर पर दिखलाया गया है कॉस्ट प्राइस पर, 10 साल में तो उस लैंड का वैल्यू भी बदल गया होगा। तो नया पार्टनर यह मालूम करना चाहता है कि एसेट्स को क्या उनके करंट प्राइस पर दिखाया गया है। अगर एसेट्स का वैल्यू ज्यादा है या कम है तो इसका हम लोग रीवैल्यूएशन करेंगे और अकाउंटिंग बुक्स में उनको उनके सही वैल्यू पर दिखलाया जाएगा। इसी तरीके से कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकते हैं, इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है, या ये कहा जाए कि जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, तो हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। जब किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है या किसी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाता है, तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? क्योंकि इससे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ने पर या लायबिलिटीज का वैल्यू घटने पर
या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाने पर क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। लेकिन अगर एसेट यानी संपत्ति का वैल्यू कम हो जाए, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाए या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए तो इससे फर्म को लॉस होगा। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सारा एंट्री कर लेने के बाद में अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में या तो नेट गेन होगा, शुद्ध फायदा होगा, या नेट लॉस होगा। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन के लिए क्या जर्नल एंट्री पास किया जाता है। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज कि भाई क्या एंट्री होगा। सबसे पहला हम लोग देखते हैं फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू घटने पर, अगर संपत्तियों का मूल्य कम हो जाए, मान लेते हैं कि बिल्डिंग का वैल्यू पहले 1,00,000 रुपया था लेकिन अब बिल्डिंग का वैल्यू घटकर 80,000 हो गया। मान लेते हैं फर्नीचर पहले 20,000 रुपए का था, अब उसका दाम कम होकर 18,000 हो गया। तो संपत्ति का वैल्यू घट रहा है, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो क्या एंट्री होगा, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री होगा जब एसेट्स यानी कि संपत्तियों का मूल्य कम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि यहां लॉस ना होगा, एसेट्स का वैल्यू घटेगा। तो अब दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री किस लिए होगा, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाने पर क्या होगा, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लेते हैं बिल्डिंग का वैल्यू पहले 1,00,000 था, अब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़कर 1,40,000 हो गया। तो बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 से बढ़ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 रुपए से। जितना वैल्यू बढ़ रहा है उतने से एसेट्स को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? तीसरा देखते हैं क्या एंट्री होगा, नंबर 3, फॉर इंक्रीज in the value of liabilities। जो लायबिलिटीज है, जो दायित्व है फर्म का, उसका वैल्यू बढ़ जाने पर क्या होगा, लायबिलिटीज बढ़ने पर लॉस होगा। एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर लायबिलिटी का वैल्यू पहले की तुलना में बढ़ जाए, ठीक है, तो एक तरह का लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो लायबिलिटी बढ़ रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट क्या आएगा, जितना लायबिलिटी बढ़ा वो अमाउंट आएगा। जैसे मान लेते हैं क्रेडिटर्स पहले 1,00,000 का था, हमारे अगेंस्ट में
कुछ कस्टमर्स ने सर्टेन डैमेजेस के लिए क्लेम किया है, हम वो केस हार गए और हमें डैमेजेस का पेमेंट भी करना है, तो लायबिलिटी हमारा बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ेगा, दायित्व हमारा बढ़ेगा, नुकसान होगा, जितना बढ़ेगा उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। चौथा जो एंट्री है वो है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। दायित्वों का मूल्य घट जाने पर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? अगर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है तो ये एक तरह क्या है? प्रॉफिट है ना। एंट्री हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप गौर कीजिए, जब एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, लायबिलिटीज का, एसेट्स का वैल्यू घटने पर और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ने पर, इन दोनों केस में लॉस है। संपत्ति का दाम घट जाए, कर्ज यानी कि लायबिलिटी हमारा बढ़ जाए तो नुकसान है। दोनों केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। एसेट्स अगर बढ़ जाए या लायबिलिटी अगर घट जाए तो दोनों केस में क्या है? फायदा है। तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? क्रेडिट किया गया है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ एबव एंट्रीज, ए रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इफ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज इन एक्सेस। अगर इस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट रिवील्स ए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को बतलाता है। एंड इफ द डेबिट साइड इज इन एक्सेस, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, इट विल रिवील ए लॉस, ये एक लॉस को बताता है। सच प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड between the old partners in their old profit sharing ratio। मतलब ये जो एंट्रीज हम लोग पास किए हैं, इन एंट्रीज के बेसिस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। यदि इस अकाउंट में क्रेडिट साइड अधिक है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड अधिक है तो लॉस होगा। इस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसके लिए क्या एंट्री होगा? फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पर जो भी लाभ हानि होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? ए नंबर कर देते हैं फॉर प्रॉफिट। मतलब हम ये सारा एंट्री, पहले एसेट्स घटने बढ़ने का सारा एंट्री कर लिए। अब फाइनल रिजल्ट अल्टीमेटली निष्कर्ष के तौर पर या तो लाभ होगा या हानि होगा, जो भी होगा ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे। अगर प्रॉफिट होता है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, प्रॉफिट है, एंट्री हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। पुराने अनुपात में इस लाभ हानि को बांटेंगे हम लोग। और बी नंबर है फॉर लॉस, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है
मतलब डेबिट की तरफ रीवैल्यूएशन के लेजर में ज्यादा है अमाउंट, तो इस लॉस को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? और एक लेजर बनेगा। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।